जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई एकदम मजे में चल रही है। देखो, पिछली क्लास में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझा, संयुक्त राष्ट्र कैसे बना, ठीक है, उसके क्या क्या अंग हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बहुत खास पढ़ने की अब ज्यादा जरूरत रही नहीं है। बस थोड़ी सी हम ये देख लेते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में वो शांति बहाली किस तरह से करती है। क्वेश्चन यही आता है कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ एक्शन लेता है जब कोई आक्रामक देश बनता है या किसी पे आक्रमण कर देता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से एक्शन लेगा। इसके बारे में भी हमने पीछे देख लिया कि सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनको वीटो है, तो अगर वो किसी पे आक्रमण भी करते हैं तो उनके साथ कुछ हो नहीं सकता, कोई बैन नहीं लग सकता, क्योंकि वो वीटो कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हम बस थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या संभावना है, यही समझने का हम यहाँ पे आज प्रयास करेंगे। और थोड़ा बहुत जो थियोरेटिकल चीजें हैं, सैद्धांतिक चीजें हैं, नियम है, नीतियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये पूरा क्लास जो है डू स्टडी पे चल रही है। ठीक है, आपका ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। इसके बाद आपका मैराथन क्लास आएगा जिसमें बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि महामैराथन है तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा क्लास बड़ा भी होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करेंगे वहां पे। तो वो महामैराथन आप देखना ना भूलें, उसको शेयर भी करना आप लोग बहुत ही ज्यादा। वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही ये सारे क्लास अपलोड हो जाएंगे आप लोग देख लेंगे, उसके बाद हम ये शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम क्लास देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डू स्टडी में जितने लोग देख रहे हैं, एनआईएस के बच्चे जितने हैं, वो सब अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करें, डू स्टडी को शेयर करें, हमारा सहयोग करें। हम अगर यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हैं, तो आप लोग कमेंट भी करें, लाइक भी करें, जिससे हमें ये पता चले कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या किसी चीज पे आपको कोई डाउट है, उस पर आप कोई क्लास चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में डालिए। हमारी टीम सेलेक्ट करेगी कि क्या क्या वैलिड डाउट है, उस पर हम एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सारे क्लास आपको फ्री में मिलेंगे। साथ में हमारा वेबसाइट भी डेवलप हो जाएगा, वेबसाइट पे भी आप जाकर सारा कुछ पा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। ठीक है, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हमें भी लगेगा कि ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की क्या क्या गतिविधियां हैं। निम्नलिखित किस किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ किसी आक्रामक देश के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको मजबूर कर सकता है कि भाई आक्रमण नहीं करना है, और बाकी जो देश हैं वो डरते क्यों हैं किसी पे आक्रमण करने से। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ के पास 4 तरीके हैं, 4 तरीके से वो किसी भी राष्ट्र को मनाता है शांति के लिए। उसमें सबसे जो नॉर्मल है, जो बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, बहुत प्यार से मनाने वाली बात है, वो है मध्यस्थता संबंधी गतिविधि। कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है देशों के बीच में, तो वहां पे मध्यस्थता करने के लिए दूसरे देश से कुछ लोग आते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ अपॉइंट करता है। वो आते हैं और वो दोनों देशों के बीच में बातचीत करते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। दूसरा है बाध्यकारी प्रतिबंध। इसमें जैसा कि आपको शब्द से ही पता है कि मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है उस देश के खिलाफ जो आक्रमणकारी है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को नहीं मानता है, उसके विरुद्ध जाने के का काम करता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। ठीक है, सैन्य कार्रवाई करने का अनुमोदन। सैन्य कार्रवाई के लिए ये क्या कर देगा, अप्रूवल दे देगा कि भाई अब अगर ये नहीं मान रहा आक्रामक देश, ठीक है, शांति के लिए तैयार नहीं है, तो अब इस पे क्या करना है, आक्रमण करना है। और चौथा, निशस्त्रीकरण गतिविधि, अप्रूवल फॉर ठीक है, निशस्त्रीकरण का क्या करेगा, निशस्त्रीकरण करवाएगा। ठीक है, उससे उससे संबंधित नीतियां बनाएंगी, योजनाएं बनाएगा, फिर उस पर वाद विवाद होगा, उस पर साइन होगा। ठीक है, इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, क्योंकि बहुत हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो, मध्यस्थता संबंधी गति में
क्या होता है, ठीक है। मध्यस्थता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये समझने का प्रयास करो कि मध्यस्थता क्या होता है। मान लो आप दो लोग हो, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, दो लोग लड़ रहे हो, लड़ने के बाद भाई हमने कहा कि दो आएंगे, उसको छुड़ाएंगे, भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसके बाद क्या होगा कि एक कमेटी बनेगी, ठीक है। उस कमेटी में कमेटी चुनी जाएगी, वो आएगी, दोनों की बातें सुनेगी, फिर उसमें से एक बीच का रास्ता निकालेगी, या जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसको सजा देगी। न्यायालय, ये न्यायालय में क्या होता है? मध्यस्थता। जैसे मान लो पति पत्नी है, दोनों के बीच में तलाक होने वाला है, तो उसमें भी मध्यस्थता कराया जाता है, ठीक है। पहले काउंसलिंग की जाती है कि भाई मत करो, क्यों करना है, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो फिर कर देते हैं उसका, बट मतलब डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बिना युद्ध के, बिना लड़ाई झगड़े के किसी भी समस्या का सलूशन निकालना। लेकिन यह अब अंतरराष्ट्रीय समस्या है, तो अंतरराष्ट्रीय समस्या में मध्यस्थता क्या होगा कि जब दो देश किसी तरह का विवाद में उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनको युद्ध की स्थिति में जाने से पहले क्या किया, संयुक्त राष्ट्र कहेगा कि भैया आओ, यहाँ पे बात विचार करो, यहाँ पे हमारी टीम बैठेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कुछ देशों को मध्यस्थता के रूप में अपॉइंट करेगा, वो दोनों देशों की बातों को सुनेगी और बीच का रास्ता निकालने का काम करेगी। उसी को हम कहते हैं मध्यस्थता, दोनों के बीच में सुलह करा देना किसी भी मैटर पे, ठीक है। एकदम आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, यहाँ कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मध्यस्थता से आप समझ गए। अब क्या होता है कि सबसे पहली मध्यस्थता कब हुई थी? भारत का, जब भारत का विभाजन हुआ था, तो आपको पता है कि कुछ जो रियासतें थी वो उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी कि भाई आपको जिसमें मिलना है मिलो, आपको भारत में मिलना है, चाहे पाकिस्तान में मिलना है, चाहे स्वतंत्र रहना है, जैसे रहना है रहो। सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे रियासतों को ठोक ठाक के साम दाम दंड भेद जैसे हुआ भारत में मिला है, जिसमें हैदराबाद का निजाम भी थोड़ा छटक रहा था, उसको भी सेट किए, जूनागढ़ को भी सेट किए। कश्मीर का मुद्दा जो है थोड़ा पेंडिंग पड़ गया नेहरू की वजह से, ठीक है। वहां पे सरदार पटेल कड़ाई से एक्शन नहीं ले पाए, क्यों? क्योंकि वो विलय पत्र पर साइन जब तक नहीं करता हरि सिंह, जो हरि सिंह वहां का जो राजा था, तब तक कश्मीर को भारत में नहीं मिला। उधर पाकिस्तान से सटा हुआ था, तो पाकिस्तान जो है वहां पे षड्यंत्र करना शुरू किया, वो जो है कमीनापन शुरू किया। उसने क्या किया, अपने सेनाओं को, अपने आतंकवादियों को, कबीलाइयों को क्या किया, डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, उतार दिया कश्मीर में, ताकि बल प्रयोग के द्वारा इसको छीन लो। जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसी बीच विलय पत्र पे साइन हुआ, फिर भारत ने एक्शन लिया। भारत ने जब एक्शन लिया तो युद्ध हुआ, लेकिन जब तक भारत जो है पूरे कश्मीर को अपने अंदर में ले, नेहरू ने क्या कर दिया, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया 1950 में, मध्यस्थताओं कश्मीर समस्या के लिए दो पक्ष भेजने पड़े। अब वहां पे चला गया, अब जैसे वहां पे चला तो यहाँ पे सीज फायर हो गया, ठीक है। जो जहां है, जिसके पास जितनी बची उतने पे रुक गई। अब 1950 में क्या हुआ, मध्यस्थ लोगों को कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए, दोनों पक्षों को सहमत करने के लिए भेजा गया। लेकिन ये जो मध्यस्थता है, ठीक है, इस पे क्या है, ये फलदायी नहीं हुआ, इसका कोई मतलब रास्ता नहीं निकल पाया। दोनों देश जो है इस पे सहमत नहीं हुए, ठीक है। अब नहीं होंगे तो अब इनके पास कोई पावर थोड़ी नहीं कि जबरदस्ती कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट का आप नाम सुने हो। क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा संकट था, परमाणु युद्ध होने का। अब क्यूबा जो है, क्यूबा सोवियत संघ के वो था, सोवियत संघ ने क्या किया था, वहां पे सैनिक अड्डा बना लिया, और सैनिक अड्डा बना, अब वो क्या हुआ, अमेरिका जो है सीधे रेंज में आ गया सोवियत संघ के। अब सोवियत संघ जैसे रेंज में आया तो अमेरिका ने क्या किया, पूरे क्यूबा को चारों ओर से परमाणु बेड़ा से घेर दिया। अब स्थिति ये हो गई कि कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। वैसी स्थिति में फिर से महासचिव उस समय थे यूथान। यूथान जो है मध्यस्थता के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में सीधे तौर पर सैनिक कार्रवाई को टालने में मदद की। जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनके जो महासचिव थे उन्होंने दोनों देशों से आनन फानन में बात की, चीजें सॉल्व हुई, और सोवियत संघ जो है क्यूबा से अपनी सेना को हटा लिया,
और अमेरिका भी वापस आ गया। नहीं तो बहुत स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस समय में। वहां पे जाकर शीत युद्ध जो है, अगर वॉर हो जाता तो फिर तो गड़बड़ था, क्योंकि दोनों देश क्या करते, परमाणु युद्ध में होते। ठीक है, 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने सफलतापूर्वक सोवियत सेना को अफगानिस्तान से वापसी की संधि पे हस्ताक्षर कर लिया। ठीक है, जो सोवियत सैनिक थे अफगानिस्तान में, उनको वापस कराने में भी ये मदद किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मध्यस्थता के जरिए ही किया गया था। मध्यस्थता के जरिए मतलब बातचीत के जरिए ही संयुक्त राष्ट्र ने किया था। यहां पर युद्ध नहीं हुआ, इसलिए कोई आक्रामक देश नहीं था। संभावना युद्ध की बनी थी बहुत तगड़ी वाली। भारत का भी ले लो या शीत युद्ध का ले लो। ठीक है, दूसरा जो इसके पास ताकत है संयुक्त राष्ट्र के पास, वो है बाध्यकारी प्रतिबंध। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अब रिस्ट्रिक्शन दो तरह के लगते हैं, एक होता है असैनिक प्रतिबंध। ठीक है, असैनिक प्रतिबंध में क्या होता है, असैनिक प्रतिबंध में सबसे पहले होगा कि विश्व से राजनयिक संबंध काट देगा वो। ठीक है, विश्व से राजनयिक संबंध, जितने आपके डिप्लोमेटिक संबंध होंगे सबसे अलग थलग कर देगा वो। अब सोचो 192 देश हैं, अब सबके साथ सब हर देश का अपना रिलेशन होता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद कह देगा भाई देखो 192 देश इस देश के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे। उस देश को सीधे अलग थलग कर देते हैं जो आक्रामक देश होता है। जैसे अभी रूस को देख लो, रूस जो है यूक्रेन पे वॉर किया है, यूक्रेन पे युद्ध कर रहा, तो अमेरिका जो है प्रतिबंध लगा रहा, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा, पता नहीं क्या क्या प्रतिबंध लगा। लेकिन समस्या ये है कि जो रूस है वो यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो है। वो जैसे ही प्रतिबंध लगाता है वीटो कर देता है। अब वीटो कर देगा तो खत्म। लेकिन अमेरिका जो है अपने लेवल पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। इसके लिए भारत पे भी दबाव बना रहा, अन्य देशों पे भी दबाव बना रहा है। नाटो ने तो लगा ही रखा है प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि नाटो के साथ तो रूस का जन्मजात मतलब शुरू से ही दिक्कत है। जब से बना है नाटो और रूस, तब से मतलब सोवियत संघ के ही समय से है, तो उसके साथ तो जानी वो सांप और नेवला वाला हालत है। ठीक है, इसके बाद हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। कोई भी देश आपके साथ किसी भी प्रकार का हथियार नहीं खरीदेगा, न बेचेगा। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपको सुरक्षा के लिए हथियार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दिक्कत आएगी। विदेशों में उसकी जो इतनी बैंक रहेगी, जितनी संपत्ति रहेगी, मान लो वो सारे जब्त करवा लेगी। ठीक है, विदेशों में उसकी बैंक में जमा को जब्त करा लेगी और आयात निर्यात को प्रतिबंधित कर देगी। जितना आयात निर्यात आपके व्यापारिक चीजें हैं सब बंद हो जाएगा, किसी तरह का आयात निर्यात व्यापार नहीं होगा। अब सोचो इतने सारे अगर प्रतिबंध लग जाएंगे तो अकेला देश क्या कर लेगा, कहां से लाएगा पैसा, कहां से चीजें लाएंगी, कहां से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। और जैसा कि आज का दौर क्या है, वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो आप किसी से कटके नहीं रह सकते। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा चौपट हो सकती है, और यही करने का प्रयास रूस के साथ अमेरिका कर रहा है। ठीक है, अभी देखो भारत पे भी उसने टैरिफ लगा के जबरदस्ती का बोझ डाला। ठीक है, अब असैनिक प्रतिबंध जो लागू हुए, कब कब लागू हुए, अब तक जो है 25 बार जो है ये चीजें लागू हो चुकी हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, 1977 में पहला प्रतिबंध लगा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। क्यों लगा था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो है क्या कर रहा था, रंग भेद ला रहा था। वहां पे गोरे काले का वहां पे था, जातीय भेद था, रंग भेद मतलब कलर स्किन का भेद था। ठीक है, लिंग भेद था। तो वहां पर जो सरकार थी, जो श्वेत सरकार थी, व्हाइट लोगों के जो गवर्नमेंट था, उससे सोवियत संघ ने कहा, यूएन ने कहा कि भाई ये सब खत्म करो, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसलिए यूएन ने क्या किया, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। न उनके साथ हथियारों का विक्रय होता था, न व्यापार होता था। इवन जो खेल पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, किसी प्रकार का खेल में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की प्रतिबंध 1977 में दक्षिण अफ्रीका में लगाई गई थी। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है। दूसरा जो लगा था इराक के खिलाफ लगा था 1990 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इराक जो है
क्या किया था, कुवैत पे आक्रमण कर दिया था। कुवैत पे आक्रमण किया था। सद्दाम हुसैन उस समय इराक का क्या था, राष्ट्रपति था। सद्दाम हुसैन जो है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था, ठीक है। तो अपने अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए उसने क्या किया, कुवैत पे आक्रमण किया ताकि वहां का जो पेट्रोलियम संसाधन है, पेट्रोल है, उसे अपने कब्जे में कर ले। लेकिन वहां पर क्या हुआ, सोवियत यूएन ने फिर से दखल अंदाजी दी और मजबूर किया सद्दाम हुसैन को वापस सेना ले जाने के लिए। और वहां पे जो अमेरिका है और सोवियत संघ है, दोनों ने मिलकर बातचीत की, ठीक है, और वहां से वापस किया। सैनिक कार्रवाई भी वहां पर थोड़ी बहुत किया गया था अमेरिका की तरफ से, ठीक है। अगला आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना। जितने आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाती है यूएन कि भाई इस देश में ये आतंकवादी संगठन है, यहाँ पे फंडिंग नहीं जानी चाहिए, इस अकाउंट में नहीं जानी चाहिए, इस देश को नहीं जानी चाहिए। लेकिन मानता कहाँ है, पाकिस्तान मान रहा। सारे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लेकिन मान ही नहीं, चमचा बना हुआ है वो अमेरिका का। अब समस्या ये है कि प्रतिबंध लगाता है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो हैं, जैसे अमेरिका है चाहे चीन है, चीन दोनों पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान क्या है, इन दोनों के गुलाम, मतलब एक तरह से गुलामी है, और वहां पे वो वीटो लगाया। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि चिन्हित किया गया है कई सारे संगठन को जो आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान में, जैसे जैसे मोहम्मद है, ठीक है, और भी कई सारे संगठन है। तो ये जो है बाध्यकारी प्रतिबंध है, जब कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो ये लगाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद द्वारा। अगर अब इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो सैनिक कार्रवाई के लिए भी अनुमोदन किया जा सकता है। अब सैनिक कार्रवाई का प्रावधान क्या है, निर्माताओं की क्या सोच थी कि निर्माता जो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए थे उनकी सोच ये थी कि हर देश अपने यहाँ से सेना के लिए सेना को भेजेगा और एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सेना होनी चाहिए, अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए, जो किसी भी प्रकार का अगर युद्ध होता है तो उसमें वो एक्टिवली जाए और उस युद्ध को समाप्त कराए। मतलब पावर होगा तभी तो कोई सुनेगा, नहीं तो सुनेगा ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सुन रहा है। शुरुआती निर्माताओं की यह सोच थी कि हमारी यूएन की एक अपनी सेना होनी चाहिए जिसमें जितने सदस्य देश हैं वो सब अपने अपने यहाँ से सैनिक को भेजेंगे और वहां पे आर्थिक सहयोग देंगे। कैसे बनेगी सेना, ठीक है, ये भी बता दिया कि कैसे बनेगी। लेकिन शीत युद्ध उसी समय शुरू हो जाता है 1962 में, ठीक है। और जब शीत युद्ध शुरू होता है, ठीक है, तो शीत युद्ध की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या होता है, बन नहीं पाता है, समन्वय नहीं बन पाता है, ठीक है। ये दोनों राजी नहीं होते हैं किसी भी प्रकार की अस्थायी सेना के लिए। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर यूएन के पास स्थायी सेना हो गई तो स्थायी सेना होने की वजह से यह अमेरिका को लगता है कि हमारे खिलाफ भी यूज हो सकता है, सोवियत संघ को लगता है हमारे खिलाफ यूज हो सकता है। तो ये दोनों जो पावरफुल देश हैं उस समय के, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, ये राजी नहीं होते हैं। इसलिए आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई भी स्थायी सेना नहीं है। सुरक्षा परिषद के जो देश हैं, ये जब संयुक्त राष्ट्र संघ सैनिक कार्रवाई के लिए अनुमोदन करती है तो इसी में से जो देश हैं सहयोग करते हैं अपनी अपनी सेना भेज के, लेकिन कोई अस्थायी सेना नहीं है। और जो ये सेना जो होती है ना, जो दूसरे देश में जाती है, भारत भी अपनी तरफ से कई बार सेना भेज चुका है शांति स्थापना के लिए, उनको शांति सेना कहते हैं, पीस आर्मी कहते हैं, ठीक है, जो शांति स्थापित करती है। अब ये जो सैनिक कार्रवाई हुई है अनुमोदन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन पे, उसमें सबसे पहला 1950 में जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पे आक्रमण कर दिया था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांति सेना वहां पर भेजी थी दक्षिण कोरिया की तरफ से, ठीक है। इसी तरह से 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, इराक और कुवैत युद्ध हुआ था, जिसमें यूएन ने फिर से सेना भेजी थी और अमेरिका ने उसमें बहुत सहयोग किया था कुवैत को आजाद कराने में और सद्दाम हुसैन की सेना को पीछे ढकेलने में, ताकि कुवैत जो है आजाद हो पाए और वो फिर से वहां पे राजनीतिक स्थिरता आ सके वहां पे, ठीक है। तो इराक को पीछे ढकेलने में अमेरिका, अब यहीं से अमेरिका को मतलब एक तरह से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है यहीं से
इराक को, सद्दाम हुसैन को बर्बाद करने में आ जाता है। इसका पर्सपेक्टिव 2003 में शुरू होता है, बाद में शुरू होता है, ठीक है। अमेरिका ने सोमालिया पर 1992 में, ठीक है, बोस्निया पर 1993 में, हैती पे 1994 में और लाइबेरिया में 2003 में अपनी सैनिक कार्रवाई की थी। किसके कहने पे? यूएन के कहने पे। और संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में अमेरिका को इराक पर हमला करने की अनुमति नहीं दी थी। अब देखो 2003 में क्या होता है, अमेरिका जो कि बहुत ताकतवर देश है, परमाणु बम भी है, अस्त्र शस्त्र भी है उसके पास, अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भी है, इंपॉर्टेंट रोल भी है, कौन क्या उखाड़ लेगा इसका। अब ये क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो 2003 में जॉर्ज बुश है उस समय, वो इराक पे हमला करते हैं, सीरिया पे हमला करते हैं, ठीक है। और इराक पे हमला करने की भी वजह है क्योंकि सद्दाम हुसैन जो है वहां पे बहुत अत्याचार करना शुरू करता है, कई हजार लोगों को मरवा देता है, जो उसके विरुद्ध खड़ा होता है उसको मरवा देता था, डिक्टेट करने लगा था। इसलिए अमेरिका को वहां पर आक्रमण करना पड़ा और वहां उस चीज सद्दाम हुसैन की सत्ता को निस्तनाबूद करना पड़ा। ये स्टेटमेंट है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका का एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इराक जो है वहां पे पेट्रोलियम संसाधन बहुत थे, ठीक है, और मेन खेल पेट्रोलियम का था। पेट्रोल को उठा, मतलब एक तो ये सद्दाम हुसैन ने गलती की, बाकी पेट्रोलियम का था, तो अमेरिका वहां से हराया, वहां पे अस्थायी सरकार बनाई और सारा पेट्रोल लेके अमेरिका में स्टॉक कर लिया, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था। तो आप देख रहे हो कि अमेरिका, रूस, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इनको कौन रोकेगा, कौन क्या कर लेगा, और शक्तिशाली देश हैं ये, ठीक है। तो इनके खिलाफ ना ही कभी कोई प्रतिबंध लग सकता है, ना ही कोई सैनिक कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं शांति बहाली की क्या क्या गतिविधि हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति जो कायम करने की पहली ऐसी गतिविधि 1948 में शुरू हुई थी, जिसमें सैन्य निरीक्षकों का एक छोटा सा दल अरब इजराइल युद्ध के बारे में गया था। अब इजराइल का युद्ध होता है, अभी देखो युद्ध हो रहा है ना फिलिस्तीन, सॉरी जो गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा इजराइल के बीच में, उसके बाद फिर ईरान में हो रहा। तो जब इजराइल कोई देश थोड़ी ना था पहले, इजराइल तो बना है 1948 में, ठीक है। तो जब ये इजराइल फिलिस्तीन से लेकर बनाया गया है, ठीक है। तो इस युद्ध में जो सैनिक निरीक्षकों का एक छोटा सा दल गया, वो अरब और इजराइल युद्ध के बीच में क्या किया, समझौता कराया और इजराइल को एक अलग देश घोषित किया, एक अलग देश बनाकर दिया जिसमें यहूदी लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। आज भी वहां पे यही अशांति है, इसीलिए युद्ध होता है, क्योंकि जो इजराइल है वो एक तरह से छीनी हुई प्रॉपर्टी है, छीन के बनाया गया राज्य, और अब वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है। ये अलग मैटर है, एक अलग मुद्दा है, इस पे कभी अगर मौका मिला तो हम वीडियो बना देंगे इसका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य निरीक्षक समूहों की स्थापना और भारत पाक में 1949 में दोनों देशों के बीच में कश्मीर मुद्दे पर जो युद्ध हुई थी, जो कश्मीर में कबाली आ गए थे और ये जो पाकिस्तान ने जो अपने आतंकवादी और सेनाओं को भेजा था कश्मीर को छीनने के लिए, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसमें भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की स्थिति हो गई थी। लेकिन नेहरू ने क्या किया था, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया था, जिसके बाद यहाँ पर जनवरी 1949 में दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, कश्मीर मुद्दों को लेकर एक सैन्य निरीक्षक भेजा गया। अब सैन्य निरीक्षक क्या होते हैं कि जैसे मान लो दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और युद्ध होने के बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध स्थिरता बना दी गई, ठीक है, युद्ध को रोक दिया गया, तो उनके बीच में सैन्य निरीक्षक लगा देते हैं, ताकि देखा जाता है कि किसी की तरफ से कोई सैनिक कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कोई सैनिक हलचल तो नहीं हो रहा, और वो रिपोर्ट भेजते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, ठीक है। तो ये चीजें हैं। 1956 में 6000 की संख्या वाली एक मजबूत सेना बिना गोली चलाए मिस्र से विदेशी सेनाओं को क्या कर देती है, निकाल देती है। वहां कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना वहां जाती है, निरीक्षक सेना जाती है और ये कारनामा करती है। 1960 में 9 स्वतंत्र राष्ट्र कांगो को टूटने से भी बचाती है और 1948 में शांति रक्षक सेना को एक तरह से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है, क्वेश्चन आ जा सकता है आपके बहुविकल्पी में। तो 1988 में नोबेल पुरस्कार भी मिलता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति रक्षक सेना है, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं शांति स्थापना के लिए। तो इस तरह से वो शांति बहाली करते हैं। और सेना कैसे बनती है, मैंने पहले बताया कि अलग अलग देश के जब जिससे भी मांगेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जिससे अपील करेगा, वो देश अपनी सेना को वहां पे भेजती है शांति सेना बनाकर। ठीक है, अगला देख लेते हैं निशस्त्रीकरण। ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ भारत के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के नीतियों को लेके। तो सबसे पहले हम समझते हैं निशस्त्रीकरण आवश्यक क्यों है। देखो, शस्त्रों की होड़ होगी, शस्त्रों का परीक्षण होगा, अधिक अधिक शस्त्र बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई देश बहुत ताकतवर बना तो उसका पड़ोसी देश भी चाहेगा कि वो ताकतवर बने। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में है, कभी भी वो उसको निस्तो नाबूद कर सकता है। आज ईरान जो है क्यों बनाना चाह रहा है परमाणु बम, कई सारे देश क्यों बनाना चाह रहे हैं परमाणु बम, उत्तर कोरिया क्यों चाह रहा है परमाणु बम बनाना, जितने देश हैं परमाणु बम चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि किसी न किसी देश से उनको खतरा है। अब जब तक ये शस्त्रों की होड़ लगी रहेगी, क्या शांति स्थापित हो सकती है? आप कह रहे हो कि भाई बंदूक भी बनाओ, गोली भी बनाओ, लेकिन चलाओ मत, कैसे संभव है? तो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता इसलिए है कि क्योंकि अगर निशस्त्रीकरण नहीं होगा तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। 1968 में नीति आई परमाणु प्रसार संधि की। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ एक नीति बनाती है 1968 में परमाणु प्रसार संधि की, कि भाई कोई भी परीक्षण नहीं करेगा, जिस देश के पास परमाणु है सिर्फ वही देश परीक्षण कर सकते हैं, वही देश परमाणु रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भेदभावपूर्ण है, ये भेदभाव पे आधारित है। आप कैसे कह सकते हो? अगर बनाना है तो सबके लिए समान नीति बनाओ। तो यहाँ पर भी भारत जो है कहता है कि ये भेदभावपूर्ण नीति है, असमानता पे आधारित है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। इसी तरह से 1996 में फिर एक नीति आती है सीटीबीटी की, व्यापक परीक्षण पे प्रतिबंध संधि आती है, जिस पर फिर वही बात होती है कि जो देश जिस देशों के पास परमाणु है वो रखेंगे, उनके पास रहेगा, बाकी के पास नहीं रहेगा। यहाँ भी भारत जो है इसको भेदभावपूर्ण बताता है और इस पे साइन करने से मना कर देता है। तो आप देखो, निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हो, एक तरफ कुछ देशों को आप कह रहे हो कि नहीं आप रख सकते हो, दूसरे को मना करो, तो कैसे हो सकता है ये तो दिक्कत है। फिर 1997 में एक बहुत अच्छा काम किया था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, कि बारूदी सुरंग नहीं बनाए जाएंगे, नहीं रखे जाएंगे। तो ये एक अच्छा पहल था जिसे बहुत ही मजबूती के साथ लागू किया गया था और हर देश ने इसको माना भी था। ठीक है, इराक में 90 के दशक में रासायनिक और जैविक हथियारों के विनाश में भी भूमिका अदा की थी। इराक जो है वहां पर परमाणु परीक्षण करना चाहता था। ठीक है, इसी तरह ईरान जैसे अभी करना चाह रहा है। तो जितने रासायनिक और जैविक हथियार हैं उनका विनाश कर दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो निशस्त्रीकरण आवश्यक है, लेकिन ये समानता पर आधारित होनी चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, अगर सारे देशों का सहयोग चाहते हैं। तो इस 4 तरीके का ही हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ शांति बहाली के लिए अपनाता है। मध्यस्थता अपनाता है, ठीक है, निशस्त्रीकरण अपनाता है, और बाध्यकारी जो प्रतिबंध है वो लागू करता है। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ये इसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और ये सारे मैंने क्लास में डिस्कस किए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, 32 जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम मैराथन करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर की तैयारी कराएंगे, आपके एग्जामिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।